हम्म। जरा एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कीजिए जो अपने ही किसानों पर सीधे 50% का भारी भरकम टैक्स लगाता हो। मतलब लगातार भयंकर युद्ध लड़े जा रहे हैं और दुनिया की सबसे खूंखार सेनाएं हर रोज उन पर हमले कर रही हैं। सामान्य तौर पर तो किसी को भी यही लगेगा कि ऐसा साम्राज्य बहुत जल्दी अंदर से ही टूट जाएगा, भुखमरी फैलेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ठीक इसी क्रूर माहौल के बीच उसी साम्राज्य की आबादी अचानक 3-3.5 करोड़ बढ़ जाए, और सिर्फ आबादी ही नहीं, वहां एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति भी हो जाए। यही विरोधाभास तो इस काल को भारतीय इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय बनाता है। आज हम 1206 से 1526 के बीच के उन 300 सालों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम राजाओं की जन्म और मृत्यु की तारीखें नहीं रटने वाले हैं, बल्कि विकिपीडिया के कुछ बहुत ही बेहतरीन अंश, मध्यकालीन भारत के इतिहास पर DDCE के दस्तावेज और प्रशासनिक ढांचे पर IJRR की रिसर्च को सामने रखकर ये समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत का ये विशाल इंजन आखिर काम कैसे करता था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ राजाओं की सूची नहीं है, ये एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी थी जिसने हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले मैं सुनने वालों को एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। देखिए, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील ऐतिहासिक दौर पे बात कर रहे हैं। हमारे स्रोतों में मंदिरों का टूटना, भीषण युद्ध और कड़े टैक्स जैसी चीजें शामिल हैं। जी, जिन पर आज के समय में बहुत सी राजनीतिक बहसें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन हम आज किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक निष्पक्ष इतिहासकार की तरह उन मूल दस्तावेजों और शोध को सामने रखना है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जमीन पर असल में क्या हो रहा था, बिना कोई पक्ष लिए। ये बहुत ही ज़रूरी नज़रिया है क्योंकि इतिहास को अगर हम आज के नैतिक चश्मे से देखेंगे तो उस समय की जो मैकेनिक्स थी, यानी जो व्यवस्था थी, उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। तो उसी मैकेनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें ये सब जानकारी मिल कहाँ से रही है। मतलब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सल्तनत की नींव रखी थी, जो खुद एक गुलाम था। जी, और उसके बाद मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी राजवंश आए। हाँ, लेकिन मेरी उलझन ये है कि उस दौर की जो भी जानकारी आज हमारे पास है, वो ज्यादातर दरबारी इतिहासकारों की लिखी हुई है। क्या हम ऐतिहासिक रूप से उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, ये तो इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है और इसे सुलझाने के लिए हम दो बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक चरित्रों की तुलना कर सकते हैं, अल बरूनी और जियाउद्दीन बरनी। अच्छा, दोनों में क्या फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, लेकिन उसने एक गजब का काम किया। उसने यहाँ की संस्कृति को नीचा दिखाने के बजाय बाकायदा संस्कृत सीखी। उसने उपनिषद पढ़े। अरे वाह, ये तो बहुत दुर्लभ है उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। उसकी जो किताब है तहकीक-ए-हिंद, उसमें वो एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी पक्षपात के हिंदू समाज, उनके दर्शन और विज्ञान का सटीक विश्लेषण करता है। तो अल बरूनी का नजरिया तो एक बाहरी लेकिन जिज्ञासु विद्वान का था। पर जब जियाउद्दीन बरनी की बात आती है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के दरबार में था, तो मैंने पढ़ा है कि वो सुल्तानों का बहुत बड़ा चापलूस था। हाँ, वो एक कट्टर विचारक था और उसका नजरिया बहुत पक्षपाती था। तो अगर बरनी इतना ही पक्षपाती था, तो उसकी लिखी तारीख फिरोज शाही को हम एक प्रामाणिक दस्तावेज क्यों मानते हैं? और ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू उसके सबसे बड़े दुश्मन या सबसे अच्छे दोस्त ने लिखा हो। ऐसे रिव्यू को कोई गंभीरता से कैसे ले सकता है? आपका ये रेस्टोरेंट वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी दुश्मन ने रिव्यू में लिखा कि खाना बहुत बकवास था, तो हम उसकी राय को शायद सच ना माने। जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो उसी रिव्यू में ये लिख दे कि इस रेस्टोरेंट के किचन में 4 शेफ काम करते हैं, गैस स्टोव दाईं तरफ रखा है और तंदूर बाईं तरफ, तो हम इस तथ्यात्मक जानकारी पर तो भरोसा कर ही सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो डेटा है, कोई राय नहीं। बिल्कुल। बरनी के साथ भी ठीक ऐसा ही है। इतिहासकार उसकी वैचारिक नफरत और पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन चूंकि वो इस विशाल प्रशासनिक मशीनरी का हिस्सा था, जब वो बताता है कि बाजार में गेहूं का दाम क्या था या सैनिकों को वेतन कैसे मिलता था, वहां वो एकदम सटीक है। मैं समझ गई। मतलब हमें कथावाचक की नियत को अलग करके उसके द्वारा अनजाने में दिए गए कच्चे डेटा को पकड़ना है। बिल्कुल।
तो चलिए इसी डेटा के आधार पर इस साम्राज्य के प्रशासनिक इंजन को खोलकर देखते हैं। जरूर। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर सिर्फ कब्जा कर लेना एक बात है, लेकिन उसे 300 सालों तक चलाना, ये प्रशासन असल में काम कैसे कर रहा था? देखिए, इस प्रशासन की धुरी तो सुल्तानी था। उसके पास धार्मिक और प्रशासनिक दोनों तरह की सर्वोच्च शक्तियां थीं। लेकिन सुल्तान अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता था ना। हाँ, IJRA की रिसर्च में भी लिखा है कि पूरा प्रशासन 4 प्रमुख मंत्रालयों में बटा हुआ था, जिन्हें दीवान कहा जाता था। जी, और ये कोई साधारण बंटवारा नहीं था, ये बहुत ही व्यवस्थित था। मैंने दस्तावेजों में देखा है दीवाने वजारत, दीवाने रियासत, दीवाने आरिज और दीवाने कज़ा। लेकिन ये कागजी ढांचा जमीन पर असल में कैसे उतरता था? इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दीवाने वजारत आज के प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय का मिश्रण था। सुल्तान और वजीर मिलकर तय करते थे कि इस साल कितना राजस्व चाहिए। और फिर ये फरमान बाजार तक कैसे पहुंचता था? वो काम था दीवाने रियासत का, जो अर्थव्यवस्था देखता था। और अगर किसी ने टैक्स देने से मना किया तो दीवाने आरीज यानी जो उनका सैन्य विभाग था वो हरकत में आ जाता था। और कानूनी विवादों के लिए दीवाने कज़ा होगा, यानी न्यायपालिका। बिल्कुल सही। और उलेमा धार्मिक मामलों में सुल्तान को सलाह देते थे। लेकिन ये सब तो राजधानी दिल्ली में हो रहा था। असली चुनौती थी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बैठे गांव से टैक्स वसूलना। यहीं पर मुझे वो कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी मॉडल याद आ रहा है। जैसे सुल्तान हेड ऑफिस का CEO है और उसने पूरे साम्राज्य को इक्ता में बांट दिया। हाँ, इक्ता यानी बड़े प्रांत, और हर इक्ता का एक इक्तदार होता था जो एक रीजनल मैनेजर की तरह काम करता था। उसके नीचे सूबा और जिले होते थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सुल्तान का सीधा नियंत्रण एकदम गांव के स्तर तक था, या फिर जो स्थानीय मुखिया थे वही असली पावर ब्रोकर थे? ये बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने। देखिए, दिल्ली में बैठे सुल्तानों को भी पता था कि हर गांव में अपना सैनिक खड़ा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक चाल चली। कैसी चाल? उन्होंने गांव के जो पारंपरिक हिंदू मुखिया थे उन्हें ही अपनी इस व्यवस्था का हिस्सा बना लिया। एक तरह से उन्हें अपनी ब्रांच का लोकल मैनेजर बना दिया। अच्छा, मतलब पुरानी स्थानीय व्यवस्था वो पूरी तरह नष्ट करने के बजाय उसे बस अपने ढांचे में फिट कर लिया। एकदम सटीक बात। इक्तदार ऊपर से दबाव डालता था और गांव का मुखिया किसानों से टैक्स वसूलता था। इसके बदले में मुखिया को कुछ जमीन कर मुक्त मिल जाती थी। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल समझौता था। हाँ, जब तक CEO को टाइम पे मुनाफा पहुंच रहा है, दिल्ली का सुल्तान स्थानीय मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता था। लेकिन हाँ, अगर लोकल मैनेजर ने टैक्स का पैसा गबन किया तो फिर दीवाने आरिज अपनी सेना लेकर ऑडिट करने पहुंच जाता होगा। बिल्कुल, अभी था। और इसी ढांचे का इस्तेमाल करके इस काल में कुछ ऐसे आर्थिक प्रयोग हुए जिन्हें सुनकर आज के अर्थशास्त्री भी हैरान रह जाएं। हाँ, खास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसके बारे में जो जानकारी है वो किसी डरावने उपन्यास जैसी लगती है। उसने तो अर्थव्यवस्था पर पूरा कमांड ही कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अर्थव्यवस्था के साथ जो किया वो सच में हैरान करने वाला है। उसने कीमतों पर इतना कड़ा नियंत्रण कर लिया था कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने पढ़ा है कि किसानों पर सीधा 50% टैक्स लगा दिया गया और बाजार में सुई से लेकर सब्जियों तक, यहाँ तक कि दासों और घोड़ों तक के दाम फिक्स कर दिए गए थे। जी, और शाहाना मंडी नाम के अधिकारी पूरे बाजार पर नजर रखते थे। जमाखोरी करने पर भयानक सजा दी जाती थी। मतलब जासूसों का ऐसा जाल बिछा था कि कोई नियम तोड़ने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन कोई शासक अपनी ही अर्थव्यवस्था का इतना माइक्रो मैनेजमेंट क्यों करेगा? क्या ये अकाल के समय लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए था? देखिए, सतही तौर पर ये जन कल्याणकारी लग सकता है, लेकिन इसका आम लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। इसके पीछे की असली वजह थी मंगोल साम्राज्य का खौफ। ओ, चंगेज खान और उसके वंशज जो उस समय लगातार हमले कर रहे थे। बिल्कुल, मंगोलों ने चीन और फारस को तहस नहस कर दिया था। बगदाद की तो ईंट से ईंट बजा दी गई थी। अब उनकी नजर भारत पर थी। तो उन्हें रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत बड़ी सेना चाहिए होगी। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार करीब 3 से 4 लाख सैनिकों और लाखों घोड़ों की एक विशाल स्थायी सेना। लेकिन अगर इतनी बड़ी सेना को सामान्य वेतन दिया जाता तो शाही खजाना तो कुछ ही सालों में खाली हो जाता ना। यही असली कैच है। अलाउद्दीन सेना को ज्यादा वेतन दे ही नहीं सकता था, इसलिए उसने बाजार में हर चीज की कीमत इतनी गिरा दी कि कम वेतन में भी सैनिक अपना और अपने घोड़े का पेट पाल सकें। अरे बाप रे!
और वो 50% टैक्स इसलिए लगाया ताकि सारा अनाज सीधे सरकारी गोदामों में आए। बिल्कुल, और वहां से कंट्रोल रेट पर बाजार में बिके। ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था दरअसल एक वॉर मशीन को जिंदा रखने के लिए डिजाइन की गई थी। ये तो सर्वाइवल की चरम सीमा है। नीतियां क्रूर थीं, लेकिन सच ये भी है कि इन्हीं नीतियों ने उपमहाद्वीप को मंगोलों के महाविनाश से बचा लिया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ट्रेड ऑफ था। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। इतनी क्रूरता, युद्ध और भारी टैक्स के बीच भी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या 7 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 11 करोड़ हो गई। ये कैसे संभव है? इसका जवाब उस समय हुए एक बड़े तकनीकी विस्फोट में छिपा है। यह वो समय था जब ईरान और चीन से कुछ नई तकनीकें भारत आईं। इनमें सबसे क्रांतिकारी था पर्शियन व्हील यानी रहट। ओह, पानी खींचने वाला पहिया। उसमें ऐसा क्या खास था? इस पहिए में गियर लगे होते थे। जानवरों की मदद से इसे लगातार घुमाया जा सकता था, जिससे गहरे कुओं से भी बिना रुके पानी निकलता था। अच्छा, तो जो किसान पहले सिर्फ बारिश पर निर्भर थे, वो अब साल में कई फसलें उगाने लगे होंगे? बिल्कुल, कृषि उत्पादन अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। इसके अलावा चरखे के आने से कपड़ा उद्योग में बूम आ गया और कागज बनाने की कला भी इसी काल में फैली। ये एक गजब का आहा मोमेंट है। एक तरफ राज्य 50% टैक्स ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस नई तकनीक की वजह से कुल उत्पादन इतना बढ़ गया है कि किसान के पास जिंदा रहने के लिए अनाज बच रहा है। सही कहा। लेकिन देखिए, इस विशाल सेना और नई तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ मंगोलों से बचने के लिए नहीं हुआ। जैसे जैसे सल्तनत मजबूत हुई, इसका इस्तेमाल आंतरिक विस्तार के लिए भी हुआ। और यहीं से हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जो इस काल का सबसे विवादित और भावुक मुद्दा है: धर्म, राजनीति और विजय का आपस में टकराव। समकालीन दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार का जिक्र है। जी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के अभियानों में भारी तबाही हुई। और 1398 में जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया तो उसने 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है मंदिरों का विध्वंस। इस विषय को समझने के लिए हमें भावनाओं से हटकर फिर से डेटा पर आना होगा। इतिहासकार रिचर्ड ईटन का शोध इस मामले में बहुत स्पष्ट है। हाँ, मैंने उनका शोध देखा है। उन्होंने 1234 से लेकर 1518 के बीच के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया है और 37 ऐसे स्पष्ट मामले सामने आते हैं जहां सुल्तानों ने मंदिरों को तोड़ा, जिनमें सोमनाथ और मदुरई जैसे बड़े मंदिर शामिल हैं। जी, और कई बार टूटे हुए मंदिरों के मलबे का इस्तेमाल नई इमारतें बनाने में किया गया, जैसे कुतुब कॉम्प्लेक्स। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये विशुद्ध रूप से धार्मिक कट्टरता थी या इसके पीछे कोई और राजनैतिक तर्क था? रिचर्ड ईटन का शोध एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न की तरफ इशारा करता है। देखिए, मध्यकाल में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं होते थे, वो राजा की सत्ता, संप्रभुता और खजाने का प्रतीक होते थे। मतलब जो शाही मंदिर होता था वो राज्य की वैधता का केंद्र माना जाता था। बिल्कुल, जब कोई सुल्तान किसी नए क्षेत्र पर हमला करता था तो उस शाही मंदिर को तोड़ना दरअसल उस दुश्मन राजा की राजनीतिक सत्ता को जड़ से खत्म करने का स्थापित तरीका था। लेकिन क्या ऐसा कहकर हम उस समय के शासकों के धार्मिक उत्साह को पूरी तरह से नकार नहीं रहे हैं? क्या इसमें धर्म का कोई लेना देना ही नहीं था? नहीं, धर्म को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। शासक अपने अभियानों को कई बार धार्मिक रंग देते थे ताकि उनकी छवि मजबूत हो। लेकिन ईटन का डेटा ये साबित करता है कि ये एक नपीतुली राजनीतिक रणनीति भी थी। वो कैसे? क्योंकि अगर ये सिर्फ अंधी धार्मिक नफरत होती तो हर क्षेत्र का हर छोटा मोटा मंदिर तोड़ दिया जाता। लेकिन निशाने पर ज्यादातर वो बड़ा शाही मंदिर होता था जो सत्ता का प्रतीक था। ये बात तब और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है जब हम उसी रिसर्च का दूसरा पहलू देखते हैं। शोध में स्पष्ट लिखा है कि इस काल में कोई सामूहिक जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जी, और सबसे बड़ी बात, एक बार जब किसी क्षेत्र पर कब्जा हो जाता था तो वही प्रशासन वहां के मंदिरों को संरक्षण भी देता था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने विजय के बाद मंदिरों की मरम्मत के लिए दान दिया था और हिंदू अधिकारियों को ऊंचे पदों पर बिठाया था। यही वो विरोधाभास है। जो मंदिर युद्ध के समय दुश्मन का प्रतीक था, शांति के समय वो रियाया यानी प्रजा का हिस्सा बन जाता था। सुल्तान जानता था कि बहुसंख्यक आबादी को हर वक्त नाराज रखकर कोई साम्राज्य टिक नहीं सकता। ये सत्ता को बनाए रखने की एक गहरी व्यवहारिकता थी।
युद्ध के मैदान में भयंकर क्रूरता, लेकिन शासन में व्यवहारिकता। पर हर साम्राज्य की तरह इसका भी पतन निश्चित था। बिल्कुल। जैसे जैसे सत्ता का ये विकेंद्रीकृत ढांचा कमजोर पड़ा, सैयद और लोदी राजवंश के आते आते दिल्ली सल्तनत सिकुड़ गई। और फिर 1526 में पानीपत का वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जहां इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। राजनीतिक रूप से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत ने इस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला जैसे गुंबद और मेहराब, एक नई जबान हिंदवी जो आगे चलकर हिंदी और उर्दू बनी, और एक बिल्कुल नए बहुसांस्कृतिक समाज की रचना हुई। तो आज के इस डीप ड्राइव को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमारी शुरुआत एक विरोधाभास से हुई थी, एक ऐसा साम्राज्य जो क्रूर था, लेकिन जहां आबादी और तकनीक भी तेजी से बढ़ी। इतिहास कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। बिल्कुल। जो दस्तावेज भयानक युद्धों और मंदिरों के टूटने की गवाही देते हैं, वही दस्तावेज रहट के पहियों, चरखों और पनपती एक नई साझी संस्कृति की कहानी भी सुनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या मानव इतिहास में बड़े तकनीकी और सामाजिक बदलावों के लिए हमेशा एक ऐसे ही हिंसक और उथल-पुथल भरे दौर से गुजरना जरूरी होता है? क्या नई व्यवस्थाएं हमेशा पुरानी व्यवस्थाओं के टकराव से ही जन्म लेती हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज की हमारी इस चर्चा